हेलो एवरीवन, आई एम शुभम एंड वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस बेसिस। तो आज के लेक्चर में आज हम पीटी 365 मैगजीन का जो इंटरनेशनल रिलेशन का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। और आप हमारा चैनल पे इसके पहले देखे होंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन के दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके इंटरनेशनल रिलेशन को उसको हमने कवर कर लिया है। जैसे मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे यूएनएससी हो गया, यूएन हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया। तो पहले लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था जो प्लेसेस इन द न्यूज़, जो पिछले 1 साल से 1.5 साल पहले जो काफ़ी न्यूज़ में थे और अक्सर न्यूज़ में रहते हैं किसी न किसी इवेंट के कारण। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसराइल का हो गया, इसराइल गाजा वार का। तो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है कि इसराइल का बॉर्डर क्या है, फिर लेबनान में क्या इश्यूज हैं, यूक्रेन रसिया के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन का बॉर्डर क्या है। तो ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम करता रहता है। तो सेकंड लेक्चर में हमने उसको कवर कर दिया है, जिसको जियोग्राफी का टाइटल दे के हमने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो हमारा रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइट थे, जैसे कि चबहार पोर्ट। तो जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमें प्रेज़ करने के लिए आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब आप जब भी इंगेजमेंट यहाँ पे दिखाते हैं तो क्या करता है, यूट्यूब हमारे वीडियो का रीच बढ़ाता है और भी जो ज़रूरतमंद है उनके लोगों तक पहुँचता है। तो आइए हम पहले मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि चबहार पोर्ट। तो रिसेंटली क्या था कि यहाँ पे एक ऐसा 10 ईयर का एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया था, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे इंडिया को चबहार पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को टैकल कर सकते हैं। तो आप पहले तो वो जो चबहार पोर्ट है, आप ये ध्यान दीजिए, ये ईरान जो है इसका टेरिटरी है और इसका इस पे कंट्रोल है। तो हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप इंडिया का जब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो ये सपोज हमारा प्यारा यहाँ पे भारत है और ये पाकिस्तान है। तो यहाँ पे देखेंगे ईरान का ये चबहार पोर्ट है। तो चबहार पोर्ट से हम ऐसे यहाँ मुंबई से जब भी हम यहाँ पे चबहार तक पहुँच जाएंगे तो इससे हमें दो बेनिफिट होगा। एक तो हम यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे यहाँ पे किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सारे कंट्री हो गए। और इसके साथ साथ ये अफगानिस्तान जो है, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री मीन्स जिस जो समुद्र से या ओशन से नहीं सटा हुआ है उसको हम लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको बेनिफिट ये हो जाएगा कि इसको अफगानिस्तान का भी एक्सेस मिल जाएगा, ईरान होते हुए ये यहाँ पे रसिया और उसके साथ साथ जो यूरोप हो गया यहाँ पे भी इसका एक्सेस मिल जाएगा। इसलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चबहार पोर्ट का एक्सेस मिल जाना। तो हमने बता दिया कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए तो ये गल्फ ऑफ ओमान में पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पे ओमान है, ये ओमान हो गया। तो यहाँ पे ये जो खाड़ी है इस चीज़ को गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं, जो कि अरब सागर को यहाँ पे जो रेड सी है उससे कनेक्ट करता है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान में हो गया। और इससे क्या होगा कि हम अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला ये हो गया। और पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान जानते होंगे एक लैंड लॉक कंट्री है, मीन्स यहाँ पे समुद्र से ये सटा हुआ नहीं है। तो ये यहाँ तक हमें जो ट्रेड करना रहे ये काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्री तक हमारे जो रीच हैं वो इजीली पहुँच जाएंगे। तो इससे हमारा ट्रेड भी बूस्ट होगा और कनेक्टिविटी फास्ट होगी। इसका मैपिंग हमने बता दिया है। और इससे मिलता जुलता एक INSTC है, जिसका फुल फॉर्म है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इंडिया, ईरान और रसिया ये तीन कंट्री मिलकर यहाँ पे मैप के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे प्यारा भारत हो गया। प्यारा भारत को अभी के लिए रसिया में हमें जाना रहता है। तो हमें क्या करना था, ये बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और ये मेडिटेरेनियन सी होते हुए यहाँ पे देखेंगे कि फिर हमें स्वेज कैनल होते हुए फिर जाके हमें अरब सागर होते हुए यहाँ पे मुंबई पहुंचना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी दूरी बढ़ जाती है। तो इसको हमें कैसे प्लान किए एक स्ट्रेटजी के थ्रू कि यहाँ से इंडिया से सपोज जो हमारा या ईरान का यहाँ पे
चबाहार पोर्ट है इसका एक्सेस मिल जाता है तो हम इजीली यहाँ पे एक तो हमें अफगानिस्तान का भी बेनिफिट मिल गया और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए तेहरान होते हुए जो यहाँ ईरान की राजधानी है यहाँ से होते हुए यहाँ पे हम रसिया तक इजीली यहाँ पे अपना रीच जो है काफ़ी अपना ईजी कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड होगा इसमें इसको एक बूस्ट मिलेगा जो कि लगभग 7200 किलोमीटर लंबा एक रूट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि INSTC के बारे में जब भी पूछे तो इसमें बेसिकली कनेक्टिविटी जो है इंडिया से ईरान इंडिया का मुंबई से यहाँ पे ईरान को कनेक्टिविटी होगा और ईरान से वहाँ पे देखा जाए तो लैंड और सी होते हुए यहाँ पे हमें रसिया का एक्सेस मिल जाएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा हमारा है कि अभी देखिए इंडिया ने रिसेंटली जो है ग्लोबल साउथ का थर्ड समिट यहाँ पे इंडिया ने होस्ट किया था। तो बेसिकली ग्लोबल जो साउथ का कॉन्सेप्ट आया था एक ब्रांड डीटी रिपोर्ट आया था। तो ब्रांड डीटी जो रिपोर्ट था अभी हम आगे इसको बताएंगे। ब्रांड डीटी रिपोर्ट जो है उस बेस पे हमने यहाँ पे ग्लोबल साउथ का डिफिनेशन दिया और ग्लोबल साउथ मीन्स ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि हम मैप के माध्यम से समझेंगे। तो अब देखिए ये हमारा ग्लोब है ये। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है एक ऐसा रेखा खींचा गया कि रेखा के ऊपर वाली जो कंट्रीज है ये काफ़ी डेवलप्ड है। जैसे ये सपोज जो रेड कलर की ये हाईलाइटेड लाइन है तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे हो गया कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट जैसे मैक्सिको हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री का जो यूरोपियन यूनियन वाली सारी कंट्रीज वो हो गई। फिर यहाँ पे एशिया में रसिया हो गया। फिर ये तो इसके नीचे ये ऊपर वाली जो कंट्री है नॉर्थ साइड में, इस लाइन के नॉर्थ साइड में ये काफ़ी डेवलप्ड या फिर नियरली डेवलप्ड कंट्री के अराउंड है। बट यहाँ पे जो इसके साउथ की कंट्री है यहाँ पे देखेंगे कि ये कंट्री उतना डेवलप्ड नहीं है। जैसे साउथ अमेरिका में देखा जाए तो ब्राज़ील हो गया, बोलीविया हो गया, फिर यहाँ पे चिली हो गया। तो ये सारे कंट्री उतना डेवलप्ड नहीं है। फिर से सेम ऐसे ही देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी यहाँ पे भी ये सारे कंट्री उतने डेवलप्ड नहीं है। तो और यहाँ पे भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, तो ये सब भी उतने डेवलप्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ दिया जाए तो ये जो लाइन का ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है इसी को हम ब्रांड डीटी लाइन बोलते हैं। और ये जो ब्रांड डीटी का कॉन्सेप्ट आया था एक ब्रांड डीटी रिपोर्ट लाया गया था उसके बेस पे ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसको लाया गया था। तो इंडिया क्या करता है कि वो हमेशा जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे यूएन हो गया या फिर अदर G7 हो गया, G20 हो गया, जहाँ पे इसको चांस मिलता है वो क्या करता है ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनके इश्यूज को रेज करता रहता है। तो और रेज इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सपोज इंडिया को यहाँ पे ट्रेड का एक्सेस मिल जाता है तो ये काफ़ी इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए वहाँ के लोगों को जितना अधिक से अधिक मुद्दा हो सकता है वो बड़े लेवल पे उठाता रहता है। और ये किसके थ्रू उठाता है क्योंकि इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। मीन्स वसुधैव कुटुंबकम मीन्स पूरा दुनिया हमारा परिवार की तरह एक ट्रीट करता है जिसको हम इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के प्रोग्राम के थ्रू इसको ये कंसिडर करता है। तो इसमें कौन कौन इंडिया पाकिस्तान को कंसिडर नहीं किया गया है। मीन्स इन लोगों को इंडिया ने इन्वाइट नहीं किया, चाइना और पाकिस्तान को, ये काफ़ी ध्यान दीजिएगा। और इसमें इंडिया ने एक ट्रेड को जैसे इन सारे कंट्री में ट्रेड को कैसे बूस्ट किया जाए वहाँ पे उनके लिए एक फंड बनाया है जो नियरली $2.5 मिलियन का एक फंड होगा जिससे ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जाए इस पे फोकस करेगा। तो हमने बताया कि ग्लोबल साउथ बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे टेक्निकली सोशली ये लेस डेवलप्ड होते हैं। मीन्स सोशल लेवल पे देखा जाए या टेक्निकल लेवल पे देखा जाए तो ये कंट्रीज जो हैं जो ब्रांडिटी के साउथ में जितनी भी कंट्रीज हैं वो काफ़ी यहाँ पे बैकवर्ड होते हैं। मीन्स उतने डेवलप्ड नहीं होते हैं। और ये इनका लोकेशन क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर। मीन्स आप ये देखेंगे ये हो गया हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो साउथ वाली जो कंट्री है इन्हीं को हम यहाँ पे ग्लोबल साउथ बोलते हैं। और ये किनकी बेस पे लाया गया था तो ये ब्रांड डीटी रिपोर्ट जो है इस बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया था यहाँ पे जिसको हम ग्लोबल साउथ का डिफिनीशन बोलते हैं। अभी देखिए कुछ टॉपिक्स को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हमारा अगला टॉपिक होगा तापी गैस जो पाइपलाइन है। तो तापी से देखिए तापी से यहाँ पे देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान
पाकिस्तान, इंडिया। तो ये बेसिकली जो तापी गैस पाइपलाइन है, ये बेसिकली क्या है कि 4 जो कंट्रीज हैं, 4 कंट्री, इनसे इनके थ्रू पास होता है। और वो 4 कंट्री कौन से ये हो गए? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये 4 कंट्री हो गई। यहाँ पे देखेंगे, मैप के माध्यम से देखते हैं, तो ये हमारा इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे। और इसका जो कनेक्टिविटी है, कहाँ से शुरुआत होता है? तो ये तुर्कमेनिस्तान से होता है, क्योंकि वहाँ पे गैस का जो है सोर्सेस काफ़ी ठीक ठाक वहाँ पे स्टोरेज है। तो ये क्या करता है, गलकीनीस जो एक गैस फील्ड है, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये कंदाहार होते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से फिर जाके इंडिया में आता है। मीन्स ये तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान में आया, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में आया, फिर जाके इंडिया। तो यहाँ पे टी हो गया, ए, फिर पाकिस्तान का पी, फिर यहाँ इस चीज़ को मिल के यहाँ पे तापी, इसको गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बोला जाता है, जिसके थ्रू गैस का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गैल्किनीस जो यहाँ पे गैस फील्ड है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जो कि नियरली 1800 किलोमीटर दूरी तक का ट्रांसपोर्ट है। मीन्स तुर्कमेनिस्तान से लगा इंडिया तक का दूरी देखा जाए तो नियरली 1800 किलोमीटर है, जहाँ पे ये गैस का सप्लाई करता है। हमारा अगला टॉपिक है कि अभी रिसेंटली एक पीस समिट हुआ। और ये पीस समिट क्यों हुआ था? कि जो यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको हम कैसे पीस ट्रीटी साइन किया जाए इन दोनों के बीच में, इस चीज़ को लेके यहाँ पे पीस टॉक हुआ एक यूक्रेन का। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पीस समिट कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। तो इंडिया की तरफ से अब ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, वहाँ के सेक्रेटरी ने इसको जाके अटेंड किया था। तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ। तो जो बूचा में मास केयर हुआ था यहाँ पे, जिसमें जो सिविलियन लोगों पे अटैक किया गया था, उसका यहाँ पे क्या किया गया था, इस चीज़ को भी मुद्दा बना के हाईलाइट किया गया था कि ये काफ़ी कंसर्निंग, और न्यूक्लियर थ्रेट का जो भी यहाँ पे रिस्क है उसको भी हाईलाइट किया। तो पीस समिट में बेसिकली यही हुआ था, जहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। हमारा अगला टॉपिक है मर्कोसूर। तो ये हाईलाइट इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो है बोलीविया जो है, इसको मर्कोसूर को ज्वाइन किया। तो बोलीविया एक तरीके का जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है यहाँ पे, मीन्स जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, उसका एक लैंडलॉक बोलीविया कंट्री है, जिसने क्या किया है कि रिसेंटली मर्कोसूर ज्वाइन किया है। तो मर्कोसूर बेसिकली क्या है कि एक तरीके का यहाँ पे देखा जाए कि जो साउथ अमेरिकन कंट्री है उनका एक ग्रुपिंग है। और ग्रुपिंग इसलिए बनाया गया है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्ट हुआ, सर्विसेज हुआ, कैपिटल और पीपल का मूवमेंट कैसे हो, इस चीज़ को लेकर एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इस चीज़ को मर्कोसूर बोला जाता है। और रिसेंटली यहाँ पे बोलीविया ने इसको ज्वाइन किया था। तो देखिए, साउथ अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे, जो मर्कोसूर का कॉन्सेप्ट 1991 में लेकर आया गया था। और इसमें मेंबर्स कंट्री कौन कौन से हैं? तो जो भी लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, ये लोग यहाँ पे 91 से इसके मेंबर हैं। जिससे बाद में यहाँ पे देखा जाए तो वेनेजुएला ने भी उसमें ये ज्वाइन किया, और अभी रिसेंटली बोलीविया ने इसको ज्वाइन किया है। तो अभी इंडिया का जो मर्कोसूर यहाँ पे ग्रुपिंग है, इसका इसके साथ इंडिया का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का जो मर्कोसूर है, इसके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिससे ट्रेड का यहाँ पे काफ़ी इजी से यहाँ पे ट्रेड और सर्विसेज का यहाँ पे आदान प्रदान हो, जिससे अभी यहाँ पे वेनेजुएला इसका मेंबर नहीं है, टेम्परेरी बेस पे इसको सस्पेंड किया गया है 2016 से ही। और इसका पर्पस क्या था, हमने बताया, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गए, कैपिटल और पीपल का यहाँ पे कैसे इसमें फ्री मूवमेंट हो एक कंट्री से दूसरी जगह, इस चीज को लेकर ये लेकर आया गया था मर्कोसूर। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि कोलंबो प्रोसेस। तो कोलंबो प्रोसेस बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक कंट्री से बाहर
दूसरे कंट्री में सपोज जाके कोई किसी को जॉब करना है या फिर कोई लेबर वाला काम करना है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पे उसमें हेल्प सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको हम कोलंबो प्रोसेस के थ्रू टैकल करते हैं, जिसमें अभी कितने 12 मेंबर हैं। और ये 12 मेंबर कौन कौन से हैं? एशिया के ज़्यादातर मेंबर्स हैं, जिसमें जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, ये लोग इसके फाउंडिंग मेंबर थे। तो इसका मेन काम क्या है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो अपने देश से बाहर जाके यहाँ पे लेबर या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट वाला काम करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उनका मैनेजमेंट यहाँ पे मैनेजमेंट और कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, जिससे स्किल और क्वालिफिकेशन को प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया जाए। मीन्स सपोज आपने इंडिया में कोई डिग्री लिया है और बाहर में आप सपोज श्रीलंका में जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो यहाँ का डिग्री वो इनवैलिडेट करता है। तो इस सब चीज़ को यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए कोलंबो प्रोसेस लेकर आया गया है, जिसका भी रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पे मीटिंग किया था। हमारा अगला टॉपिक है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो अभी ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली आप जानते होंगे कि यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश ने इसका 5वां मेंबर एज ए 5th मेंबर इसने ज्वाइन किया था। तो इसके पहले 4 मेंबर कौन से थे? तो पहले जो देखा जाए तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे, जिसका स्टार्ट जो है 2011 में श्रीलंका के कोलंबो सिटी में हुआ था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसके फाउंडिंग मेंबर इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे, जिसको बाद में यहाँ पे 2 कंट्री ने और ज्वाइन किया। तो एक तो मॉरिशस ने ज्वाइन किया, अभी रिसेंटली जो 5th कंट्री बना है उसने बांग्लादेश ने ज्वाइन किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको ध्यान दीजिएगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में सबसे लेटेस्ट कंट्री किसने ज्वाइन किया है? तो इसको ज्वाइन किया है बांग्लादेश ने। तो इसमें देखा जाए कि जो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था, इसका जो ऑब्जर्वर एक मेंबर बनाया गया। मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई ग्रुपिंग होता है तो उसमें मेंबर के अलावा लोगों को भी उसका मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है, जिससे वो लोग आके उसका फंक्शनिंग देखें, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑब्जर्वर का मेंबर बनाए जाते हैं। तो ये इसका ऑब्जर्वर मेंबर कौन था? सेचल्स, जो कि एक कंट्री है। ये भी एक, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साउथ वाली जो ये है वो कंट्री है, जिसको हम ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे अगला एक रिपोर्ट आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं। मीन्स किसी देश में जो मीडिया है, प्रेस है, वो कितना फ्री है, इस चीज़ को एक यहाँ पे पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी एक एनजीओ है, पेरिस में एनजीओ है जिसका नेम है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेम, ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एनजीओ है, ये बहुत सारे देशों का, नियरली 180 कंट्रीज का डेटा एनालिसिस करती है कि किस देश में जो रिपोर्टर्स और मीडिया है वो कितना फ्री है और कितना एक्चुअल यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसका जो डेटा बना के ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं, उसको हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ये कहाँ का कंट्री है? ये एनजीओ कहाँ पे रजिस्टर है? ये पेरिस में। तो इंडिया का इसमें जो रैंक था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए कि इंडिया जो है 180 देशों में 159वां स्थान आया है। मीन्स 159th पोजीशन आया है अमॉन्ग 180 कंट्रीज। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया का रैंक 159वां है। और यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। मई 3 को इस चीज़ का मनाया जाता है एज ए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो यहाँ पे जो टॉप 3 कंट्रीज थे, तो अक्सर जो कोई भी रिपोर्ट आता था उसमें जो बाल्टिक कंट्री हैं, खास करके नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये हर बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये नंबर 1, 2, 3 पे ही रहते हैं। तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ये टॉप 3 रैंकर्स हैं। मीन्स पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे डेनमार्क एंड 3rd पे स्वीडन आया। और इंडिया जो है, इंडिया कौन से रैंक पे आया है? तो इंडिया 159th रैंक पे आया। तो ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि हम जो इंडिया का सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे पहला टॉपिक होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको शॉर्ट में हम सीडीएस बोलते हैं, जिसके फर्स्ट हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस जो थे श्री बिपिन रावत जी थे, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था। तो उससे रिलेटेड कुछ अपडेट ये हुआ है कि इसमें रिसेंटली जो है वाइस चीफ, मीन्स सीडीएस जो एक तो पोस्ट है ही, तो उसमें एक चीफ होते हैं। तो चीफ के अलावा एक वाइस चीफ और एक डिप्टी जो सीडीएस हैं, इनका एक पोस्ट बनाया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था, उनका अपॉइंटमेंट भी किया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे
ये न्यूज में काफी हाईलाइट था। तो सीडीएस के बारे में एक देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एक 4 स्टार लेवल के, 4 स्टार रैंक के एक जनरल होते हैं, जो कि यहाँ पे सर्विस चीफ के इक्विवेलेंट होते हैं, जो कि एक काफ़ी हायर पोस्ट है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो ये एक हमारा यहाँ पे कमिटी है जिसको हम के सुब्रमण्यम कमेटी बोलते हैं। इनके ये रिकमेंडेशन पे सीडीएस पोस्ट बनाया गया था। तो के सुब्रमण्यम जो कमिटी है, इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो जब भी इंडिया का 99 में कारगिल वार हुआ था, इंडिया का 99 में कारगिल वार हुआ था, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया है, एक छोटे से कंट्री पाकिस्तान से युद्ध लड़ के जीतने में थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर सिंकिंग नहीं था। मीन्स इंडिया का जो आर्मी था, फिर एयरफोर्स था और नेवी, इन तीनों के बीच में प्रॉपर जो है ये जो कम्युनिकेशन होता है कि वो सिंक नहीं था। मीन्स आर्मी कुछ और कर रही है, एयरफोर्स कुछ और कर रही है, नेवी कुछ और कर रही है। तो वहाँ पे जब इंडिया यहाँ पे युद्ध जीत गया, तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमें इतना टाइम क्यों लगा और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए सुब्रमण्यम कमेटी एक बनाया गया, जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि हमें जो तीनों हमारा को ये है कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो भी हमारे तीनों सर्विसेज हैं, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया और हमारा एयरफोर्स हो गया। तो कौन हो गया? पहले पे आर्मी हो गया, दूसरे पे हमारा नेवी हो गया और तीसरे पे हमारा एयरफोर्स हो गया। तो इसमें हमें जो सामंजस्य बैठाने के लिए एक ऐसा कोई पोस्ट होना चाहिए जो तीनों की बात को माने और तीनों को ये कंट्रोल करे। तो इस चीज को लेकर सीडीएस का पोस्ट बनाया गया था सुब्रमण्यम कमिटी रिपोर्ट के बेस पे। जो कि जो सीडीएस पोस्ट है, यहाँ पे एक इंडिया का मिलिट्री एडवाइजर है। और ये किसके लिए? न्यूक्लियर जो कमांड अथॉरिटी है, मीन्स न्यूक्लियर पावर को हमें यूज करना है कि नहीं करना है, इसका रिकमेंडेशन जो है मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे लिया जाता है। और मिलिट्री एडवाइजर का काम कौन करता है? तो ये जो सीडीएस है इंडिया के, ये एज अ मिलिट्री एडवाइजर रहते हैं। और किसके? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप इसमें कुछ भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करेंगे तो उसका हम रिप्लाई करेंगे, और आपको डाउट रहेगा तो भी कमेंट करिए, हम उसको रिप्लाई करने का और उसको यहाँ पे डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके शेयर करने और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम अभी हमारा अगला टॉपिक है कि कारगिल वार। हमने बताया कि के सुब्रमण्यम स्वामी के रिपोर्ट के बेस पे वहाँ पे सीडीएस का पोस्ट का फॉर्मेशन हुआ था। तो कारगिल वार का अभी देखेंगे, हाईलाइट में इसलिए था कि ये यहाँ पे 1999 में हुआ था कारगिल वार। तो इसको अभी देखा जाए तो 25 साल रिसेंटली कंप्लीट हुआ है कारगिल विक्ट्री का। तो इसको हम ऑपरेशन विजय के तौर पे यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं कि ऑपरेशन, एग्जाम पूछ दे कि ऑपरेशन विजय क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय में इंडिया ने पाकिस्तान पे जीत हासिल किया था कारगिल में। और कारगिल क्या है? तो कारगिल बेसिकली जो जम्मू कश्मीर हमारा ये यूटी है, वहाँ का एक जिला है कारगिल करके। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो और भी ऑपरेशंस बनाए गए थे। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन विजय हो गया, वैसे दो और ऑपरेशन थे। एक था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये सफ़ेद सागर जो है, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का, ये एयरफोर्स के लिए था, जिसको यहाँ पे टारगेट दिया गया था कि पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं उन पे यहाँ पे ऊपर से अटैक करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे ऑपरेशन था ऑपरेशन तलवार। तो ये किसके लिए लेकर आया गया था? ये लेकर आया गया था नेवी के लिए, कि इंडिया का जो भी नेवी है, पाकिस्तान की नेवी को कैसे ब्लॉक किया जाए, कैसे उसको यहाँ पे उस पर हमला किया जाए, इस चीज़ को लेकर आया गया था। तो इसमें 3 ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला हो गया कि ऑपरेशन विजय, जो कि 1999 में लेकर आया गया था। दूसरा है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, और ये सफ़ेद सागर किससे रिलेटेड है? इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, जो कि पाकिस्तान के जो वहाँ पे सैनिक थे उस पर आक्रमण करने के लिए बनाए गए थे। तीसरा है यहाँ पे देखिए ऑपरेशन तलवार। तो ऑपरेशन तलवार किस लिए बनाया गया था? ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था। और इसका मेन काम क्या था कि पाकिस्तान का जो नेवी है उसको हमें कैसे जवाब देना है, कैसे ब्लॉक करना है, इसके लिए वो काम कर रहे थे। और यहाँ पे देखेंगे कि इसी के बाद जो हम जीत हमें मिला, उसी के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनाया गया कि हमें अपने समीक्षा करनी चाहिए कि हमने जीत को ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो और कि हमारे कितने सैनिकों का डेथ हुआ, नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ को रिव्यू करने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे
के सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट के बेस पे ही सीडीएस का पोस्ट बनाया गया था। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है एफएटीएफ। तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, तो ये किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म एक्टिविटी है, इसको बढ़ावा कोई कंट्री दे रहा है तो इसको वहाँ पे ब्लॉक करने का काम करता है, या फिर फाइनेंशियल ग्लोबल लेवल से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हैं इसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ पे वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टेररिज्म या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ाने का काम करता रहता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे नॉर्थ कोरिया को इसके ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। फिर अभी रिसेंटली एक साल पहले यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान भी जो एफ का लिस्ट है उसमें ब्लैक लिस्ट में डाला गया था। तो ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होता है कि वो फॉरेन से फंडिंग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर वहाँ पे बारोइंग नहीं कर पाते हैं। तो ये रिसेंटली हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि इंडिया का एक यहाँ पे इवोल्यूशन रिपोर्ट है जिसको म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट बोलते हैं। इसको यहाँ पे सिंगापुर ने यहाँ पे अपनाया है। इसकी चीज़ को लेकर ये काफ़ी हाईलाइट में था। तो ये देखिए ये क्या करता है कि किसी भी कंट्री के प्रोसेस को ये यहाँ पे मेजर करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म को फाइनेंस करने वाली कंट्री है इसको कैसे टैकल करना है, इसको इवेल्युएट करना है। इससे रिलेटेड एक यहाँ पे प्रोसेस है। तो अभी एफएटीएफ का देखिए, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है पेरिस। पेरिस कहाँ पे, एक फ्रांस की सिटी है। इसका जेनेसिस जो है 1879 में, सॉरी 1889 में हुआ था और इसके करेंटली 40 कंट्रीज हैं। और यहाँ पे जब यहाँ पे रसिया ने जब यूक्रेन ने जब आक्रमण किया था या अटैक किया था, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो रसिया को एफएटीएफ से बाहर कर दिया गया है। तो इसका बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाली कंट्री है ब्लैक रिस्क, तो सॉरी ब्लैक लिस्ट। तो कोई भी एफएटीएफ किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर देती है तो क्या होता है कि बाहर से जो वो फंडिंग कलेक्ट नहीं कर पाती है या फिर इंटरेस्ट नहीं ले जो लोन उन्हें होता है या सपोर्ट वो नहीं ले पाती है। दूसरा यहाँ पे है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में है कि किसी कंट्री पे कोई डाउट हो रहा है कि वो कंट्री फाइनेंस को यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स बिना यहाँ पे हवाला के थ्रू जब पैसा यहाँ हो जाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। जो सरकार की जानकारी में नहीं होता है तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, तो इन लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अभी हमारा अगला टॉपिक होगा कि अभी रिसेंट में कौन कौन से जो एक्सरसाइजेज हैं वो न्यूज़ में थे उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो होता है हमारा मिलिट्री हुआ, आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ या नेवी हुआ, ये जनरली क्या होता है कि हमेशा एक्सरसाइजेज करते रहते हैं और उनका मोटो ये होता है कि कभी अचानक से किसी कंट्री के खिलाफ युद्ध हो गया तो उसको एटलीस्ट जब एक्सरसाइज करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं रियल एग्जाम में। तो इस चीज़ को लेकर एक्सरसाइज होता रहता है, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो पहला एक्सरसाइज हम देखेंगे कि युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर साल्वेक्स जो भी है यहाँ पे इंडिया और जो अमेरिका है इसके बीच में किया जाता है। वज्र प्रहार इंडिया जो यूएस है, इंडिया अमेरिका के बीच में किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एक्सरसाइज हैं ये काफ़ी, वज्र प्रहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। फिर हमारा अगला जो एक्सरसाइज है वो तर्कश। तर्कश भी इंडिया यूएस के साथ होता है। शक्ति एक्सरसाइज जो है, अब ध्यान ये रखिएगा कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है शक्ति एक्सरसाइज, और यहाँ पे ये कहाँ पे, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर वरुण जो है एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, इंडिया फ्रांस के बीच में, जो कि मेडिटेरेनियन सी में रिसेंटली हुआ है। काजिंद 2024 मीन्स देखेंगे कि काजिंद मीन्स ये इंडिया और यहाँ से कजाकिस्तान, तो ये देखेंगे तो इंडिया कजाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज है। फिर एक नोमैडिक एलिफेंट, तो नोमैडिक एलिफेंट जो है एक इंडिया और यहाँ पे मंगोलिया, मीन्स इंडिया पहला कंट्री है और दूसरा मंगोलिया, तो इन दो कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि मेघालय इंडिया का जो सेवन सिस्टर्स कंट्री है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट मेघालय, वहाँ पे इसका नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ था। अभी अगला एक्सरसाइज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंद्र।
तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इंद्र एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद विच कंट्री। तो फिर इंडिया और रसिया के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसको इंद्र एक्सरसाइज बोलते हैं। फिर होपेक्स जो है एक तरीके का एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट जो है उसके एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज है, जिसका जो है यहाँ पे इजिप्ट में उसका एक्सरसाइज किया गया था, होपेक्स। फिर अभी देखिए लैमितिये, लैमितिये 2024 किसके बीच में हुआ था, तो इंडियन आर्मी और सेचल्स जो है इसके बीच में किया गया। फिर यहाँ पे अल नाजाह जो 5वां संस्करण था जिसका, इसका इंडिया और यहाँ पे ओमान के बीच में किया गया। फिर नासिम अल बहर, ये किसके, इंडियन नेवी और जो ओमान की नेवी है इसके बीच में किया गया। तो ओमान की नेवी का क्या नाम है, यहाँ पे रॉयल नेवी उसका नेम है। ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में किया जाता है, तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स और ओमान का एयरफोर्स जो है उसको। फिर सिम्बेक्स किसके बीच में किया जाता है, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये किया जाता है। फिर मैत्री, यहाँ पे देखा जाए मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में, तो मैत्री इंडिया और यहाँ पे थाईलैंड के बीच में किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और रिसेंटली कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था थाईलैंड में। अगला जो एक्सरसाइज है वो उदार शक्ति, उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था। जिमेक्स, जिमेक्स जो है जापान और जो इंडिया के बीच में हुआ था। मीन्स जिमेक्स देखा जाए तो एक से एक्सरसाइज हो गया, फिर आई एम से इंडिया और जी से यहाँ पे जापान। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन इंडियन नेवी और जापान नेवी उसके बीच में हुआ था। और मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप क्या करेंगे कि एक दो बार आप 1.5 की स्पीड से देख लेंगे, तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये एक दो बार, दो तीन बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा काफ़ी। इसमें अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने इजी से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का काम किया। तो अभी आप देखते होंगे कि मालाबार एक्सरसाइज अक्सर न्यूज़ में रहता है और ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये एक तरीके का एक्सरसाइज है जो कि साल में एक बार यहाँ पे होता ही है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो बेसिकली इसमें 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे अमेरिका है और चौथे पे इंडिया। तो ये 4 कंट्री मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। वो 4 कंट्री कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो ये जो हमारा क्वाड ग्रुपिंग है, क्वाड जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, देन वहाँ पे अमेरिका और जापान है। तो ये 4 कंट्री जो हैं, यही 4 कंट्री मिलके मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। फिर फ्रीडम एज, तो फ्रीडम एज किसके बीच में है, साउथ कोरिया, यूएस और जापान के बीच में होता है। तरंग शक्ति, ये तरंग शक्ति जो है इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है किससे रिलेटेड है, तो ये पहला है कि ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। और ये जो है इंडिया का फर्स्ट जो है मल्टीनेशनल, मीन्स बहुत सारे कंट्री के साथ एक्सरसाइज, जो पहला इस तरीके का एक्सरसाइज। नहीं तो जनरली हम बाइलेटरल मीन्स 2 देश या 3 देशों के साथ कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं। और पिच ब्लैक, ये एक्सरसाइज किसके लिए है, तो ये देखेंगे कि इसमें मल्टीपल कंट्री थे और यहाँ पे ये भी एक एयर का एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल में एक बार होता रहता है, पिच ब्लैक। फिर देखा जाए कि ह्यूमैनिटेरियन मीन्स जो मानवता को असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, कभी कोई डिजास्टर आता है तो जो भी ह्यूमैनिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या था, ऑपरेशन सद्भव चलाया गया था। और चलाया इसलिए गया था क्योंकि देखेंगे कि लाओस, म्यांमार और वियतनाम में फ्लडिंग हुए थे, मीन्स डिजास्टर रिलीफ को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, फिर वहाँ पे हेल्प करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सद्भव चलाया था। और ऑपरेशन सद्भव के तहत लाओस, म्यांमार, वियतनाम इन कंट्री को ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हमने पीटी 365 का जो इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक है इसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कुछ भी आप टाइम कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द यूजर जो है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।